वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी आला कमान भी तैयार दिख रहा है। एक अखबार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर कोई समर्थन देता है तो हमें इनकार नहीं होगा और हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में जनादेश मिला है और यहां अभी कोई चुनाव नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कोई समर्थन देने आता है तो हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अनैतिक तरीके से नहीं। अमित शाह के बयान पर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बना सकती है तो बना लेना चाहिए। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित ने दिल्ली में सरकार बनाने की वकालत की और ये भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी विधायक चुनाव नहीं चाहते हैं। इस वक्त जहां तक मैं पहचान पाई हूँ, हर एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आपका हो या किसी को हो, कोई इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। तो लोग मुझे बता रहे हैं कि दे वांट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। उधर इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को निशाने पर लिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है और चुनाव से भाग रही है। अगर जमीन है, अगर मैंडेट है तो आइए चुनाव लड़िए और ले जाइए 36 सीटें, किसने रोका है? लेकिन चुनाव कराने से क्यों डर रहे हो? अपनी जमीन खो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी रूप में ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। एलजी से उन्होंने विधानसभा भंग करने और चुनाव कराए जाने की मांग की। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग की सीडी भी सौंपी। सीडी में आम आदमी पार्टी के विधायक से खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग है। केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी को सरकार के लिए न्योता नहीं देने की अपील की। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को निलंबित किया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि स्टिंग ऑपरेशन में हुई किरकिरी के बाद पार्टी डागर को सस्पेंड करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश के नाम से स्टिंग वीडियो दिखाया था और दावा किया था कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने उनके विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया था। लखनऊ में बगैर इजाजत चुनावी सभा करने के चलते बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कल देर शाम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मुंशी पुलिस चौराहे पर चुनाव प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ के साथ इस प्रचार के दौरान रहे बाकी बीजेपी नेताओं पर भी केस किया गया है। इनमें बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 सांसद जगदम्बिका पाल और लल्लू सिंह और वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के नाम भी शामिल हैं। लखनऊ के गाजीपुर थाने में बीजेपी सांसद और बीजेपी नेताओं पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें आचार संहिता के उल्लंघन, धारा 144 के उल्लंघन, रोड पर जाम लगाना, सरकारी संपत्ति पर पार्टी के झंडा। लखनऊ के गाजीपुर थाने में बीजेपी सांसद और बीजेपी नेताओं पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें आचार संहिता के उल्लंघन, धारा 144 के उल्लंघन, रोड पर जाम लगाना, सरकारी संपत्ति पर पार्टी के झंडा लगाने जैसी धाराएं शामिल हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में सभा करने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी थी। बावजूद इसके वो एक ट्रक में सवार होकर उन्होंने लखनऊ के गाजीपुर इलाके में भाषण दिया। इस दौरान कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। उधर चुनाव आयोग ने भी बगैर इजाजत के योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में हुई सभा को गंभीरता से लिया है और जिला अधिकारी से जवाब तलब किया है। इस बाबत डीएम चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और खुद पर दर्ज हुए केस को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने सभा नहीं की बल्कि प्रचार वाहन से सिर्फ प्रचार किया था। हमने कोई चुनावी सभा संबोधित नहीं करी है। अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन से, प्रचार वाहन पर लगे माइक से हमने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी भारत को दूसरे पाकिस्तान बनाने की दिशा में बढ़ रही है। जिस पथ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसके बहुत दूरगामी परिणाम इस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे कि जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं उस सियासत से क्या वो भारत को एक दूसरे पाकिस्तान में तो नहीं तब्दील कर रहे। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ
तैनात पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें ढोंगी और दंगाई तक कह डाला। वो अपने आप को योगी बुलाते हैं, वो योगी कम है और ढोंगी ज्यादा है। और कानून को वो तोड़ के लखनऊ में जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, लगता नहीं है कि कोई सांसद बोल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई दंगाई बोल रहा है। कल अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि प्रशासन जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है। हम सबको प्रशासन और शासन के इस तानाशाही पूर्ण और लोकतांत्रिक कदमों का विरोध करने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में अप्रैल में मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव अपमान का बदला लेने का चुनाव है। पुलिस ने इस बाबत शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और अब चार्जशीट भी दायर कर ली है। मुजफ्फरनगर में अमित शाह के भाषण को भड़काऊ बताते हुए चुनाव आयोग ने यूपी में उनकी रैलियों पर पाबंदी भी लगा दी थी। बाद में अमित शाह ने लिखित आश्वासन देने के बाद चुनाव आयोग ने उन पर लगी पाबंदी हटा दी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। बाढ़ से सीमा पर लगे तारों के बाढ़ कुछ जगहों पर बह गए हैं और खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी इसी का फायदा उठा सकते हैं। बाढ़ के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई प्रशिक्षण केंद्र तबाह हो गए हैं। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि अब ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिक्र में। इस बाबत आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का नक्शा सौंप दिया है। नक्शे में पाकिस्तान के जलालाबाद, बालाकोट, एबटाबाद, गढ़ी, हबीबुल्ला समेत कई जगहों पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र होने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने बाढ़ के हालात की समीक्षा की और प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीनगर पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पीएम ने कहा है। मोदी ने दिल्ली और बाकी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे दिए हैं। बाढ़ में मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि लाखों लोग अभी भी फंसे हैं। उधर पानी जमा होने की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। श्रीनगर में मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए बीएसएनएल की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जम्मू के तकरीबन 60% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम और उन तक बाकी सामान पहुंचाने का काम भी चल रहा है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने दोहराया है कि जब तक हर फंसे हुए शख्स को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक सेना का ऑपरेशन मेघ राहत जारी रहेगा। श्रीनगर में कई लोग बाढ़ के बीच एक मंदिर में फंस गए हैं, जिनका सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। बाढ़ के बीच मंदिर में रस्सी फेंकी गई और एक एक करके लोगों को ऊपर खींचा गया। मंदिर के एक भवन में 20 से 30 लोगों ने सेना का चॉपर देखते ही मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले सेना के 2 जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरे और फिर एक एक कर वहां मौजूद महिलाओं को बचाया। फिर पुरुषों को निकाला गया। जम्मू में राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के जवानों ने गजब के जज्बे का परिचय दिया है। सेना के जवानों ने 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तवी नदी पर 150 मीटर का पुल बनाने में कामयाबी हासिल की। भयंकर बाढ़ तवी नदी पर बने 2 पुलों को अपने साथ बहा कर ले गई थी, जिससे नदी के उस पार 45 गांव के करीब 40,000 लोगों का संपर्क जम्मू और राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया था। पुल बन जाने से हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ से घिरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में श्रीनगर और उसके आसपास बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, जहां हजारों घर बाढ़ में डूबे हैं। श्रीनगर के कई इलाके पूरी तरह से सैलाब में समा गए हैं। बाढ़ के सैलाब से डल झील भी लबालब है। भारी बारिश के बाद झेलम नदी उफान पर है, जिससे शहर और आसपास के इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब कुछ डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है। इन इलाकों से लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। श्रीनगर में कल एयरफोर्स के 55 हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 16.7 टन रसद सप्लाई किया। सेना ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों से करीब 12,000 लोगों को बचाया। राहत और बचाव के काम में 79 एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के 34 हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। आर्मी के 16 हेलीकॉप्टर्स भी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं।
बडगाम जिले का बेमीना इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घरों से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के बीच गिरे कई लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से बाढ़ पीड़ितों को निजात दिलाने के लिए अमृतसर से एसजीपीसी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। कश्मीर में आई बाढ़ में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 20 लोग फंस गए हैं। ये लोग एक शादी में कश्मीर गए थे। संपर्क न हो पाने से परेशान परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। गाजियाबाद में भी कई लोग जम्मू कश्मीर से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सतीश सिंघल और वीरेंद्र सिंह का परिवार अपनों की सलामती के लिए चिंतित है। 8 सितंबर से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मध्य और उत्तरी गुजरात में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। करीब 125 गांव में बिजली ठप हो गई है। अहमदाबाद, वडोदरा, पाटन, भरूच, साबरकांठा, आणंद समेत 9 जिलों की 27 सड़कों पर आवाजाही बंद है। उधर वडोदरा में बारिश के बाद नदियों में आए उफान से शहर में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार बारिश से गुजरात का नाडियाड शहर भी पानी से लबालब भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा है। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश भी आफत की बारिश से परेशान है। पिछले कुछ दिनों से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसके चलते गोदावरी, वसुंधरा और वामसाधरा जैसी नदियां उफान पर हैं। गोदावरी में बाढ़ आने की वजह से पूर्वी गोदावरी जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश ने नगर निगम और यूआईटी की पोल खोल दी है। पूरे शहर में हुए जल भराव के चलते समंदर जैसी हालत बन गई है। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के डीआईजी की कार सड़क पर आई बाढ़ के सैलाब में बह गई। गनीमत रही कि बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते डीआईजी को कार से बाहर निकाल लिया। राजस्थान के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक पुल टूटने से 20 गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। पुल कल्याण और तालुका को जोड़ता है। भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान की वजह से पुल टूट गया। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंका के एक शख्स को चेन्नई में गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक अरुण सेल्वा राजा नाम का यह शख्स पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी कर रहा था। इसके पास से श्रीलंका और भारत के पासपोर्ट्स मिले हैं। एनआईए ने बताया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरुण की कई अहम संस्थानों में पहुंच थी और वो इंटरनेट के जरिए सारी जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था। जासूस के पास से कई सबूत भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो में ठेके को लेकर बड़ी घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस मामले में हैरान करने वाला दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी ने ठेके के लिए मेट्रो के अफसरों को 23 करोड़ की घूस दी है। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एल्स्टॉम नाम की कंपनी पर भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। ब्रिटेन में दर्ज केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से 2006 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली मेट्रो को 23 करोड़ की घूस दी थी। यूपी के अमरोहा में लाइव मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ दो गुट आपस में सरेआम भिड़ गए और देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल अमरोहा के हसनपुर में पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते कहासुनी और मारपीट में बदल गया और लाठियां चलने लगी। एक तरफ पेट्रोल पंप के स्टाफ के लोग थे तो दूसरी तरफ ग्राहक। मारपीट की खबर मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती ही चली गई। हाथापाई में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। यूपी के बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से ये छात्र भड़के हुए थे। इनका आरोप है कि पिछले 4 सालों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। कॉलेज में हंगामा करने के बाद इंजीनियरिंग छात्रों ने बांदा सतना नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कई और आरोप भी लगाए हैं। दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 2 नाइजीरियन गुटों के बीच चाकूबाजी और पथराव की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस झड़प में कई लोग घायल हुए। झड़प की वजह भी साफ नहीं है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नाइजीरियन मूल के कुछ लोग हाथों में चाकू और कुछ दूसरे हथियार लहराते हुए भाग रहे हैं। ये बीच बीच में पत्थर भी फेंक रहे हैं। हंगामे के चलते इलाके में घंटों अफरा तफरी मची रही। तस्वीरें 9 सितंबर की है। पुलिस फुटेज के आधार पर तफ्तीश में लगी है। यूपी के अमेठी में 2 सुरक्षा गार्ड्स के बीच हुई फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक मसाला फैक्ट्री में तैनात 2 गार्ड्स के बीच करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई और इससे आसपास अफरा तफरी मची रही।
फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली से मिलने उसकी मां मेरठ जेल पहुंची। हालांकि उसे मिलने नहीं दिया गया। पिछले दिनों ही कोहली को फांसी होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 1 हफ्ते की रोक लगा दी है। नवी मुंबई में एक बार मालिक की हत्या के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बार टेंडर एक लड़की से शादी का वादा करके दूसरी लड़कियों के साथ घूमता था, इसी वजह से उसकी हत्या हो गई। दिल्ली के जफराबाद में एक युवक की गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई। एक मंदिर के पास लोगों ने एक बंद बोरे से बदबू आने की शिकायत पुलिस से की तो बोरा खोला गया, जिसमें युवक की लाश पड़ी थी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक महिला की खुदकुशी का संदिग्ध मामला सामने आया है। 28 साल की बबीता के मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी को मारा गया। मुंबई पुलिस ने छतरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कई बैंकों में करोड़ों की चोरी को अंजाम दे चुका है। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें एक महिला भी है। इनके पास से 51 लाख कैश, डुप्लीकेट चाबियां, कई एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। अंधेरे में जैकेट और हेलमेट पहनकर ये बदमाश बैंक में आते थे। इनके पास छतरी होती थी, जिससे ये सीसीटीवी की निगरानी में आने से बच जाते थे। नवी मुंबई पुलिस ने कार चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की कई दर्जन लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं। दिल्ली में डीटीसी की क्लस्टर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाजपत नगर में बस में आग लग गई। यूपी के फैजाबाद में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद की लाल बत्ती कार ने एक बाइक सवार शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट लगी, उसका पैर टूट गया। बताया जा रहा है कि मंत्री की एम्बेसडर कार में उनका बेटा मौजूद था। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उस गाड़ी का नंबर UP42G0836 था। राजस्थान के सिरोही जिले के छिपाबेरी में यात्रियों से भरी बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। ये बस माउंट आबू से अहमदाबाद जा रही थी। सिरोही के छिपाबेरी के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की धमकी दी है। आरपीआई ने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होने से रामदास अठावले ने गठबंधन छोड़ने की धमकी दे डाली है। यूपी और गुजरात में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। दोनों राज्यों में उपचुनाव के लिए 13 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नोएडा में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। मनोज के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। नोएडा में 13 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। केरल सरकार के बार लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। केरल सरकार ने हाल ही में 5 सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। ये बैन 11 सितंबर से लागू होने वाला था। बार मालिक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। दिल्ली में बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाया। सोमवार को पहले दिन 5200 से ज्यादा महिलाओं के चालान काटे गए। पुलिस ने 100 टीमें बनाकर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। दरअसल दिल्ली में 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। नए नियम के आते ही कई महिलाएं हेलमेट खरीदती नजर आईं। मेरठ के खरकौंदा इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और फिर उसके साथ रेप किया। महिला सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने घर में घुसकर महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप किया।